नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस BA पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम देखेंगे BA 4th सेमेस्टर का यूनिट नंबर 3 और जो इसका टॉपिक है वो भी रहेगा। इसमें हम पढ़ रहे थे संचार के तत्व। तो संचार के तत्व में जो भी संचार के स्टेप्स होते हैं कि किस किस स्टेप के द्वारा हम संचार की प्रक्रिया या जो हमारी कम्युनिकेशन होती है उसको पूर्ण करते हैं। तो इसके पहले हमने और सारा जो चरण है उसको पढ़ा था। अब ये हमारा लास्ट चरण है प्रतिपुष्टि, जो हम फीडबैक देते हैं। जैसे कोई हमें कोई मैसेज हमें भेजता है तो उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया करके जो हम लास्ट में अपनी फीडबैक देते हैं, रिस्पांस देते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रतिपुष्टि संदेश वाहन का अंतिम तत्व होता है। संचारक के संदेश ग्रहण करने के उपरांत प्रापक उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। जो भी जिस भी हिसाब से संदेश होता है उसी हिसाब से वो अपनी प्रतिक्रिया देता है, जिसे प्रत्युत्तर, प्रतिपुष्टि या फीडबैक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यह प्राप्त किए गए संदेश के प्रति अर्पित किया गया एक संदेश होता है जो प्रापक द्वारा संदेश को दिया जाता है। जैसे जब एक संदेश प्राप्तकर्ता संदेश को भली भांति समझ लेता है तब उस संदेश पर अपनी प्रतिक्रिया या भावना व्यक्त कर देता है, तब इसे प्रतिपुष्टि कहा जाता है। कुल मिलाकर जो हमारा फीडबैक होता है उसका मतलब यही होता है कि हम किसी के पास कोई मैसेज भेजते हैं तो उस मैसेज के बारे में वो पढ़ता है, अच्छे से समझता है, देखता है, फिर उस मैसेज के बारे में उसकी क्या प्रतिक्रिया रहती है उसको वो लास्ट में हमारे पास भेजता है। उसको क्या कहा जाता है? प्रतिपुष्टि या फीडबैक कहा जाता है। उसके बाद है प्रतिपुष्टि की विधियाँ। जो हमारी प्रतिपुष्टि होती हैं उसकी विधियों के बारे में संप्रेषण के विभिन्न साधनों के तहत प्रतिपुष्टि की विधियों को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले आमने सामने की संप्रेषण विधि। जो आमने सामने की होती है वो लगातार संप्रेषण चलती रहती है। जैसे कोई दो व्यक्ति सामने बैठ करके बात कर रहे हैं तो कुछ वो बोल रहे हैं, उसका वो तुरंत प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और वो जो बोल रहे हैं उसका प्रतिक्रिया वो तुरंत दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो आमने सामने प्रतिक्रिया चलती रहती है। उसके बाद मौखिक संचार विधि। मौखिक जो हम मुंह के द्वारा बोली गई बातें होती है। इस विधि में संदेश देने वाला, संदेश प्राप्त करने वाला दोनों ही आमने सामने होते हैं। और इसमें मौखिक संचार में मूलतः जैसे प्रत्यक्ष बातचीत, टेलीफोन पर बातचीत, सामूहिक विचार विमर्श, सभाएं व सेमिनार आदि आते हैं। तो कुल मिलाकर के जब मुंह से कोई चीज़ बात करते हैं। उसके बाद है लिखित संचार विधि। लिखित में जो कोई चीज़ हम लिख करके संप्रेषण करते हैं, जैसे हाथ के द्वारा, जैसे मशीन टाइप के द्वारा, वर्ड प्रोसेसर, कंप्यूटर आदि के द्वारा जब लिखित दिया जाता है। इस प्रकार के संचार के तहत समाचार, रिपोर्ट, आदेश, विज्ञप्ति व नोटिस होता है। उसके बाद प्रतिपुष्टि की प्रक्रिया, क्या प्रतिक्रिया होती है। जैसे संदेश के प्राप्तकर्ता या प्रापक द्वारा उचित प्रतिपुष्टि हेतु यह बेहद जरूरी है कि संदेश को प्रभावी ढंग से सुना जाए और उसी दृष्टिकोण से उसे समझा जाए जिसकी भेजा गया है। जैसे कोई व्यक्ति अगर हमें कोई संदेश भेजा है तो जिस सेंस में वो भेजा है उसी सेंस में हम समझें और उसको अच्छे से हम जो है उसका रिस्पॉन्स दें। प्रतिपुष्टि में जब संदेश प्रेषक संदेश को प्रेषित करता है तो वह संदेश बाहरी तत्व या आंतरिक प्रोत्साहन जैसे अनुभव, विचार, कौशल, भावनाएं एवं रुचि आदि पर निर्भर होता है। तो यह लिखित भी हो सकता है, मौखिक, शाब्दिक अथवा अशाब्दिक भी हो सकता है। तो इसमें किस तरीके की हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। किसी विशेष समूह के माध्यम से संदेश को पाने के फलस्वरूप निम्नलिखित संभावित प्रतिक्रियाएं मिल सकती हैं। जैसे स्वीकृत या अस्वीकृत। किसी के पास हमने कोई मैसेज भेजा तो वो स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। मतलब इसमें हमें ये देखना है कि कौन कौन सी प्रतिक्रिया हमें मिल सकती है। तो इसमें दोनों ही संभावना मिल सकती है। उसके बाद उचित अथवा अनुचित। जिस तरीके से हम उम्मीद कर रहे हैं वो उचित भी मिल सकती है और अनुचित भी मिल सकती है, जिसमें कहा नहीं जा सकता, दोनों प्रकार की प्रतिक्रिया मिल सकती है। उसके बाद याद रखना अथवा भूल जाना। हम उसको याद भी रख सकते हैं और भूल भी सकते हैं। मानसिक अथवा शारीरिक प्रतिक्रिया। कोई मुख से भी बोल करके बता सकता है अथवा शारीरिक प्रतिक्रिया, जैसे व्यक्ति के मस्तिष्क में बदलाव होने पर उसके हाथों से होने वाली प्रतिक्रिया में भी बदलाव हो सकते हैं। उसके बाद प्रतिपुष्टि की विशेषताएं। इसकी कौन कौन सी विशेषता होती है। जैसे प्रतिपुष्ट स्रोत जनित है या स्रोत से शुरू होकर पुनः स्रोत की तरफ लौट जाती है। जो कोई साधन होता है वहाँ से शुरू होती है और साधन के द्वारा ही खत्म हो जाती है। प्रतिपुष्ट अलग अलग संप्रेषण स्थितियों में अलग अलग होती है। प्रतिपुष्टि संप्रेषण के स्रोत को प्रभावित करती है, जो भी उसका माध्यम होता है वो प्रभावित होती है। प्रतिपुष्टि भविष्य के संदेशों पर नियंत्रण करती है और प्रतिपुष्टि संचार प्रणाली के से अस्थायित्व एवं संतुलन बनाए रखती है। तो इस तरीके से जो भी हमारा फीडबैक होता है उसकी इतनी सारी विशेषताएं होती है। अब हम देखेंगे प्रतिपुष्टि के प्रकार।
ये कितने प्रकार का होता है? निम्नलिखित प्रकार है, जैसे उत्तर के तथ्यों के आधार पर, जैसे संप्रेषक के द्वारा प्रतिपुष्टि के रूप में मिले जो भी उत्तर होते हैं उसके आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसे स्वोत्तरात्मक हो गया और प्रतिपुष्टि एवं संदेशात्मक हो गया, कि जैसा भी हमें कोई संदेश मिला उसका हमने तुरंत उत्तर दे दिया या उसको हम संदेश के माध्यम से बाद में भी भेज सकते हैं। स्वोत्तरात्मक प्रतिपुष्टि में हो गया, जैसे प्रतिपुष्टि में व्यक्ति का स्वयं निजी का संदेश होता है, जैसे व्यक्ति मैंने सुना, मैंने लिखा, मैं सोचता हूँ, मैं देखूंगा, मैं क्या लिखूं, ऐसी सूचनाओं पर वह खुद के व्यक्ति पर निर्भर करता है। उसके बाद दूसरा संदेशात्मक प्रतिपुष्टि। इसमें क्या है, संदेशात्मक प्रतिपुष्टि में व्यक्ति अर्जित संदेशों की ही प्रतिपुष्टि करता है, जैसे प्रक्रियात्मक, युक्तिपूर्ण, दृष्टि, हाव भाव या अन्य किसी तरह का हो सकता है। अब दूसरा है प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रतिपुष्टि। जो भी होता है, प्रत्यक्ष प्रतिपुष्टि में श्रोता सदस्य एवं प्रति उत्तर प्रेषित करता है। परोक्ष एवं समानांतर प्रतिपुष्टि में सर्वे व शोध प्रक्रियाओं के माध्यम से कुछ दिन पहले, महीने व वर्ष में पूर्ण होती है। उसके बाद सूचना प्रवृत्ति के आधार पर, जैसे प्रतिपुष्टि सूचना प्रवृत्ति के अनुसार भी 2 तरीके की हो सकती है। जो भी होगा, एक सकारात्मक होगा, एक नकारात्मक होगा। ये डिपेंड करता है कि हमारा मैसेज किस तरीके का है। जो सकारात्मक होगा उसमें जो श्रोता होगा सकारात्मक या अच्छा उत्तर देगा, और जो नकारात्मक होगा उसमें नेगेटिव या नकारात्मक उत्तर देगा। स्वयं तथा प्रायोजित प्रकार की प्रतिपुष्टि। स्वयं प्रतिपुष्टि में श्रोता स्व प्रतिक्रिया करता है और यह प्रक्रिया के नाम पर पत्र, स्वयं मिलकर आदि रूपों में हो सकती है। प्रायोजित प्रतिपुष्टि में श्रोता की प्रतिक्रिया इंटरव्यू, विचार विमर्श के माध्यम से होती है। अब आगे है संचार प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व। जो संचार प्रक्रिया होती है उनको कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं, जैसे प्रसारकर्ता को संदेश देने से पहले विषय के संदर्भ में जानना जरूरी होता है। कोई व्यक्ति है वो जो प्रसारकार करता है, अगर वो संदेश दे रहा है तो उसके बारे में उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद सफल संचार के संलग्न व्यक्तियों का सहयोग बहुत जरूरी है। जो भी सफल संचार हमारा होता है उसमें कई सारे व्यक्तियों का, सही व्यक्तियों का जो सहयोग होता है वो आवश्यक होता है। सूचना वाहक को संचार के समय, स्थान, भौतिक सुविधाएं, बिजली की व्यवस्था व जल की वहाँ की जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। सूचना वाहक को जन समूह के प्रत्यक्ष विचारों को प्रकट करते समय दृश्य व श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। इससे जो माध्यम होता है बहुत ही प्रभावशाली होता है। संचार प्रक्रिया का समय पर आकलन करने से संचार प्रभावशाली होता है। जैसे उसी समय हम आकलन कर लें क्या सही है क्या गलत है, हमें किस तरीके का कार्य करना चाहिए, तो यह सही होता है। उसके बाद आगे है प्रभावी प्रतिपुष्टि कौशलता को विकसित करने के लिए कुछ सुझाव। यहाँ पे कुछ आपको सुझाव दिए गए हैं कि अगर हमें अपना जो फीडबैक है वो प्रभावशाली बनाना है तो हमें क्या क्या सुझाव करना चाहिए। जैसे प्रतिपुष्टि को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं, जैसे निश्चित आचरणों पर केंद्रित। जैसे जो हमारा आचरण होता है उसमें प्रतिपुष्टि किसी निश्चित प्रक्रिया या आचरण के लिए होनी चाहिए, संपूर्ण या सामान्य रूप से नहीं। कोई एक निश्चित टॉपिक, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, उसी से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं जो भी टॉपिक मिला उसी में लपेट दिया, ऐसा नहीं, कोई एक टॉपिक होना चाहिए। अवैयक्तिक प्रतिपुष्टि रखना, इसमें क्या है, जैसे विशेषता नकारात्मक प्रतिपुष्टि व्याख्यात्मक रूप में होनी चाहिए तथा किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित ना होकर संपूर्ण संस्थान या समूह से के प्रति होनी चाहिए। किसी एक पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं होना चाहिए, वो सभी व्यक्तियों के लिए होना चाहिए। उसके बाद लक्ष्य साध्य प्रतिपुष्टि रखना, जो भी हमारा प्रतिपुष्टि है किसी एक लक्ष्य को बनाकर करना चाहिए। उसके बाद सही समय पर प्रतिपुष्टि, जो भी हमारा फीडबैक है वो सही समय पर देना चाहिए। जैसे हमें किसी ने मैसेज किया है तो वो मैसेज अगर अर्जेंटली है उसका हम सही समय पे जवाब नहीं देंगे तो बाद में जवाब देने का उस मैसेज का कोई भी मतलब नहीं निकलता है। उसके बाद ये सुनिश्चित समझना, जैसे संक्षिप्त एवं संपूर्ण प्रतिपुष्टि के लिए जरूरी है कि संदेश प्राप्तकर्ता को पूरी तरीके से दृष्टिकोणात्मक समझें जैसा कि संदेश संप्रेषित किया जा रहा है। अगला प्राप्तकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रतिपुष्टि पर नियंत्रण। जो प्राप्तकर्ता है उससे ये कहना चाहिए कि नकारात्मक प्रतिपुष्टि पर उसके नियंत्रण रखना चाहिए। जो भी उसका प्रतिपुष्टि, जो भी रिस्पॉन्स है वो सकारात्मक कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद प्रतिपुष्टि का प्रसार एवं संचार में महत्व, जो हमारा रिस्पॉन्स होता है उसका हमारे संचार में क्या महत्व होता है। उचित प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के लिए सुनने की कला एवं महत्वपूर्ण तत्व है।
संदेश को जब एक प्रभावी ढंग से ना सुना जाए तब कोई उचित प्रतिपुष्टि देना संदेश प्राप्तकर्ता के लिए संभव नहीं होता। भाई जब कोई संदेश ही सही से नहीं सुना है तब वो किस तरीके का रिस्पांस देगा। यह जरूरी है कि संदेश को गंभीरता, एकाग्रता तथा प्रभावशाली ढंग से सुना जाए। जब तक यह गंभीरता से, एकाग्रता से, प्रभावशाली ढंग से नहीं सुना जाएगा तब तक वह सही से इसका उत्तर भी नहीं दे पाएगा और जो भी देगा वो प्रभावशाली नहीं होगा। जैसे हमसे किसी व्यक्ति ने कोई संदेश बताया, कोई संदेश भेजा, हमने उसको सीरियस नहीं लिया, ऐसे लाइटली ही कर लिया। जब हमने उसको देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, तो उसको किस तरीके का हम रिस्पॉन्स करेंगे। इसीलिए जो भी संचार कार्य होता है उसमें जो हमारा प्रतिपुष्ट होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद है संचार की विधियाँ। अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो संचार की कई विधियों का उपयोग किया जाता है। ऐसा देखने को मिला है कि साधन किसी संदेश के अनुसार नहीं होते तथा कोई संदेश प्राप्तकर्ता के अनुसार नहीं होता। साधनों की उपलब्धता भी एक विचारणीय पक्ष होता है। समानता संचार विधियों को आसानी के उद्देश्य में दो भागों में बांटा जाता है। एक संस्थागत एवं असंस्थागत विधियाँ। संस्थागत जब कोई ये संस्था समूह से संबंधित होता है, असंस्थागत जब ये कोई पर्सनल व्यक्ति से संबंधित होता है। संस्थागत संचार विधियों में जैसे इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, बुलेटिन, बुकलेट एवं अन्य लिखित साधन जैसे सिनेमा, सीरियल, पोस्टर, कृषि महाविद्यालय व विश्वविद्यालय, प्रसार अधिकारी, टेलीफोन तथा व्यावसायिक एजेंसियां शामिल की जाती हैं। तो ये संस्थागत हो गई। असंस्थागत में क्या है, जैसे अनौपचारिक वार्तालाप, पारिवारिक सदस्य, मित्र, पड़ोसी, खेल के साथ, दुकानदार एवं स्थानीय नेता शामिल किए जाते हैं। तो इस तरीके से दोनों में अंतर हो गया। भारत में प्रसार शिक्षा में संचार माध्यमों पर बहुत शोध किया गया है क्योंकि इसके बिना संभव ही नहीं है। उसके परिणामों पर आधारित हम अपनी आवश्यकता, प्रसार, संदेश, प्राप्तकर्ता एवं क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए कोई एक या अनेक विधियों का चयन कर सकते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से 3 तंत्रों के द्वारा संपादित किया जाता है, जैसे ज्ञान उत्पादक तंत्र, ज्ञान विस्तारित तंत्र एवं ज्ञान उपयोगी तंत्र। सबसे पहला जो तंत्र होता है, ज्ञान को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम नॉलेज रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा ज्ञान विस्तारक, जो भी हमारे पास ज्ञान होता है उसको दूसरे के पास तक कैसे हम फैलाएं, कैसे लोगों तक पहुंचाएं। उसके बाद ज्ञान उपयोगी तंत्र, जो भी हमारे पास ज्ञान है उसको उपयोग में कैसे लाएं, क्योंकि जो भी हमारे पास ज्ञान है जब तक हम उसको उपयोग में नहीं लाएंगे उस ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरीके से यही 3 तंत्रों के द्वारा संपादित किया जाता है प्रसार कार्य। उसके बाद अंगीकरण व संचार प्रणाली में संबंध। अंगीकरण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति द्वारा किसी नवीन पद्धति के बारे में सुनने से लेकर अंतिम रूप में अंगीकरण करने तक चलती है। जैसे अंगीकरण प्रक्रिया की जांच अवस्थाएं पर परिचय, अभिरुचि, मूल्यांकन, परीक्षण व अंगीकरण किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो भी हमारी सूचना है, जो भी हमारा प्रसार कार्य है, जो भी हमारा संदेश है वो लोगों तक पहुँचाना। अंगीकरण में विभिन्न अवस्थाओं के लिए संचार माध्यम। अंगीकरण की अवस्थाओं के विषय में कुछ अस्वीकृत है। इसमें कितनी अवस्थाएं हैं? सिंह एवं पारिक ने भारत की दशाओं को दृष्टिगत रखते हुए मॉडल का सुझाव दिया है जो कि दूसरे के द्वारा सुझाव के मॉडल के लिए अलग है। तो उसी मॉडल के अनुसार अंगीकरण की अनेक अवस्थाएं हैं जो हर एक अवस्था के लिए उपयुक्त संचार माध्यम है। तो हम ये देखेंगे अवस्था कौन कौन सी है जो कि निम्नांकित है। सबसे पहले है आवश्यकता, जो कि ग्राम सेवक की होती है। उसके बाद परिचय, दूसरा है परिचय, ग्राम सेवक व अन्य साथी की आवश्यकता होती है। उसके बाद है अभिरुचि, तो इसमें ग्राम सेवक व अन्य साथी होते हैं। विमर्श पे परिवार के सदस्य व निकट संबंधी होते हैं। फिर परीक्षण होता है, उसी समुदाय के विशेष व्यक्ति के द्वारा परीक्षण किया जाता है। फिर मूल्यांकन होता है, साथी व किसान लोगों के साथ मूल्यांकन किया जाता है। तो जो अंगीकरण होता है इतने ही 6 प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना होता है और सभी में एक एक करके स्टेप्स होते हैं। इस तरह ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता का लोगों की जानकारी के लिए जागरूक करने में मुख्य स्थान होता है, जबकि अभिरुचि पैदा करने में ग्राम सेवक व अन्य साथी किसान भी जुड़े होने चाहिए। तो इस तरीके से इतने लोगों के द्वारा ये कार्य संभव होता है। उसके बाद अब प्रश्न यह उठता है कि क्या क्या भिन्न प्रकार के संदेशों के लिए भिन्न भिन्न माध्यम जरूरी हैं? क्या जितने अलग अलग संदेश होंगे उनके लिए अलग अलग माध्यम जरूरी है? झा एवं सिंह ने अध्ययन में इन दोनों में कोई संबंध नहीं पाया, लेकिन सिंह व पारिक ने
कुछ संबंध देखा है जिसके अनुसार विमर्श अवस्था पर भिन्न भिन्न संदेश के लिए भिन्न भिन्न माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे इन्होंने 3 आधार बताए हैं। जैसे सामान्य रूप से संदेशों के अनुसार स्रोत माध्यम में परिवर्तन नहीं होता। विमर्श अवस्था पर व्यक्ति में परस्पर संचार की कुछ भिन्नता देखी गई है। जिन नवीनतम बातों को अपनाने हेतु परिवार की मदद लेनी पड़ती है उसके विषय में संपूर्ण परिवार से ही विचार विमर्श करना आवश्यक होता है। तो इस तरीके से 3 टॉपिक इन्होंने बताया था। यदि इन सभी का विश्लेषण करें तो 3 बातें स्पष्ट रूप से सामने आती हैं कि नई पद्धतियाँ, विस्तरण और परिवर्तन, ये तीनों बहुत ही आवश्यक होते हैं। नई पद्धतियों के लिए जैसे कि अनुसंधान से मिली उपयोगी नवीन जानकारियाँ तथा ज्ञान हो गई नई पद्धतियों में। उसके बाद विस्तरण में हो गया, इस प्रक्रिया में पद्धति या नए ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना। जो भी हमारी नई पद्धतियां हैं, दूसरी अवस्था में क्या करेंगे, हम इस नए ज्ञान को लोगों तक पहुंचाएंगे। उसके बाद तीसरा है परिवर्तन। व्यक्तियों द्वारा अंगीकार होने पर उनके व्यवहार में वांछित बदलाव आना। जैसे पहले जो व्यवहार था उसके बाद जो भी उनके अंदर नया ज्ञान शामिल होगा, नया ज्ञान आ जाएगा, जब वो ज्ञान उनको प्राप्त हो जाएगी तो उनके जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद अब हम यहाँ पे 5 मुख्य अंगीकरण की श्रेणियाँ देखेंगे। जैसे नवाचारक, शीघ्र अंगीकारक, शीघ्र बहुसंख्यक, विलंब बहुसंख्यक और भेद अंगीकारक। तो इस तरीके की ये 4 श्रेणियों के लोग होते हैं। शीघ्र अंगीकरण के लिए नवीन विधियों में जिन विशिष्ट गुणों का समावेश होना चाहिए वो निम्नलिखित हैं। जैसे सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुरूप होना चाहिए, आर्थिक लाभ पर्याप्त व स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद समुदाय के समस्त वर्गों के प्रतिनिधित्व को भी ध्यान में रखना चाहिए। जो भी जो समाज के प्रतिनिधित्व लोग होते हैं उनके सभी के वर्गों में ध्यान देना चाहिए। इसके सामाजिक परिणामों की पूर्व जानकारी करके उससे निपटने की योजना बना लेनी चाहिए। तो इस तरीके से इतने प्रकार के बातें होनी चाहिए। अगला है संचार के तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक बातें। जो हमारा संचार है तो कुछ बातों को हम ध्यान में रख करके उसको प्रभावशाली हम बना सकते हैं। जैसे कुछ बातें हैं, संचार के तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक बातें निम्नलिखित हैं। जैसे पहला क्या है कि संचार की शुरुआत किसी ऐसे विचार से पैदा होने से होती है जो संप्रेषित किया जाना चाहिए। जैसे अपने विचार को सही ढंग से पेश करने के लिए सबसे पहले संदेश प्रेषक को अपने दिमाग में उसका सही व साफ रचना कर लेनी चाहिए। फिर उसे साफ साफ समझ लेना चाहिए वो कहना क्या चाहता है। जैसे किसी व्यक्ति से हम कुछ कहना चाहते हैं तो उसके पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा संचार क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, हम क्या कहना चाहते हैं। उसको स्पष्ट रूप से अच्छे से समझ लेंगे तभी अगले व्यक्ति को समझाने में आसानी होगी। उसके बाद विचार तय हो जाने पर संदेश देने वाले कुछ स्पष्ट, निभ्रांत तथा वाच्य शब्दों तथा संकेतों में बांधता है। संदेश के शब्द संदेश लेने वाले माध्यम पर निर्भर करते हैं। जिस माध्यम का हम प्रयोग कर रहे हैं वो भी निर्भर करता है। जैसे कुछ संदेश लिखकर, बोलकर या संकेतों से किस तरीके का दिया जाएगा, तो ये भी बहुत मैटर करता है। उसके बाद संस्था का कार्य सरल बनाने के लिए सूचनाओं में एक रूप, जो हमारी सूचनाएं हैं उसमें एक रूपता होना चाहिए। यदि एक रूपता से किसी प्रकार की हानि होने की संभावना हो तो आवश्यकता अनुसार युक्तिगत सूचना का प्रसारण किया जाए। तो इस तरीके से जो भी हमारी सूचना हो उसमें एक रूपता अवश्य होनी चाहिए। अगला है प्रभावी संपाद वादन के लिए प्रत्येक सूचना उचित रूप से उचित समय पर एक व्यक्ति के पास पहुंचनी चाहिए। जो भी हमारी सूचना है उसको एकदम समय जो भी हो एकदम टाइमली होना चाहिए। जिससे प्रत्येक प्रबंधक को व्यक्ति, समय और परिस्थिति के अनुसार सूचना वितरण की सर्वोत्तम विधि अपनानी चाहिए। जितने भी व्यक्ति होंगे सभी को यही देखना चाहिए कि जो भी सूचना है उसका एकदम जो समय है बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। किसी सूचना के प्रति विभिन्न व्यक्तियों की एक समय या किसी एक व्यक्ति की भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं हुआ करती है। जरूरी नहीं कि अगर कोई सूचना है तो उसके लिए सबकी प्रतिक्रियाएं सेम ही हो। अतः सूचना के समय, निर्धारित समय, परिस्थिति, मनोवैज्ञानिक तथा तकनीकी पक्षों पर विचार कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से जो भी हमारे संचार होते हैं उसमें प्रतिक्रिया करने से पहले कुछ ऐसी बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि जो हमारी प्रतिक्रिया है वो महत्वपूर्ण और संभव हो सके। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इस वीडियो में हमने संचार के तत्व के बारे में पूरा टॉपिक कवर किया है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।